दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हम बात करेंगे राजनीति की। जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाला है 2-4 महीने बाद। तो हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की लीडर देव सुरभि जी। मैम, आप कैसे देखते हैं 2000 चुनाव के माहौल को वर्तमान में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इनवाइट दिया आके बात करने का, इस पे चर्चा करने का। मैं जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन को देखती हूँ उसके दो पहलू हैं। एक तो इलेक्टोरल बैटल होगी, दूसरा जो बैटल चल रहा है वो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर चल रही है। तो ये टू प्रोंग्ड फाइट है 2024 की, सिर्फ इलेक्टोरल नहीं है। तो इलेक्टोरली अगर पहले, इफ वी सी द इलेक्टोरल बैटल फर्स्ट, तो उसके लिए मैं कहूंगी कि अम, चाहे वो इंडिया अलायंस हो या जो भी हम नेगोशिएशंस कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से हमारे अलायंस पार्टनर्स के साथ, हमारी रणनीति यही है कि भाजपा की जो ये बहुमत की सरकार है, और ये जो बहुमत की सरकार जो हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे संविधान को ही अंडरमाइन कर रही है, वो बहुमत को कैसे घटाया जाए। क्योंकि एक डेमोक्रेसी के लिए इतनी बड़ी बहुमत की सरकार कभी भी हेल्दी नहीं होती है। कोalition की सरकार अगर आप देखिए, चाहे वो किसी की भी रही हो, कोलिशन की गवर्नमेंट्स हमेशा डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी रही हैं। तो वो कल्चर एक वापस लाना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। दूसरी चीज इलेक्टोरली, अगर लोग सोचते हैं कि ये राम मंदिर के बाद बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया है, जी। और मतलब कि अब पूरा जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो पूरा बह चुका है उस भावनाओं की नदी में, तो ये सच्चाई भी नहीं है। मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं अपने जैसे बहुत सारे हिंदुओं को भी जानती हूँ जो इस इवेंट के लिए फॉल नहीं करेंगे। ये आखिरकार भाजपा तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ही है। तो अगर हम देखें इसको कि अगर वो बोल रहे हैं कि वो हम हिंदुइज्म के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ये हिंदुइज्म नहीं है। ये एक सिर्फ इवेंट है, और ये राजनीतिक इवेंट हुआ था 22 जनवरी को, जिसे कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अटेंड नहीं किया, उसके भागीदारी नहीं करी उनके साथ। क्योंकि हमारे लिए लोगों का न्याय ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन इवेंट अटेंड करना। जो और ऐसे इवेंट्स जो रिलीजियस पोलराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी श्रद्धा रखिए जो भी रख रहे हैं, बट अगर श्रद्धा के नाम पर आप दूसरे मजहब के लोगों को परसिक्यूट करेंगे। हमने कितने सारे इंसिडेंट्स देख लिए कि 22 जनवरी को ही कितने सारे चर्चेस के ऊपर चढ़कर भगवा के फ्लैग्स लगाए गए, लोगों के शॉप्स वगैरह तोड़ी गई जो मुसलमान कम्युनिटी से हैं। तो ये श्रद्धा और ये धर्म नहीं। और यही अगर इस चीज को अगर हम उठा के देखें तो उसमें से हमारा सेकंड पॉइंट निकलता है, जो हमारी सेकंड लड़ाई चल रही है साइमल्टेनियसली 2024 के लिए। वो एक आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल फाइट चल रही है कि एक जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जी। व्हाट इज इंडिया एंड व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, वो लड़ाई मुझे तो लगता है 2024 के इलेक्शन से भी और बड़ी है। इट्स अ मोर लॉन्ग टर्म फाइट, और उससे भी ज्यादा बड़ी है और लंबे समय तक चलेगी। और उस चीज को लड़ने के लिए, लेकिन उस चीज को स्थापित करने के लिए कि हम क्या हैं एज जी। इंडिया, एज भारत। जी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसके लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा प्रयास है राहुल गांधी जी की तरफ से, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि हम लोगों के बीच जाएं और ये रखें उनके सामने कि जब सच्चाई में, अगर आप हकीकत में अपनी जिंदगी को देखिए, जब एक इंसान के पेट पर लात पड़ती है, जब रोजगार नहीं होता, हाथ में पैसा नहीं होता, तो क्या इंसान जाके मंदिर की ईंट खाएगा या ब्रिज या पुल के जाके सीमेंट के ब्लॉक्स खाएगा? डेवलपमेंट आखिरकार में होता क्या है, सामाजिक न्याय क्या होता है कि हमारे हर किसी व्यक्ति को, हर सिटीजन को वो रोजगार का अवसर मिले, उनको एक इकोनॉमिक वेलबींग मिले, उनको काम करने के साधन मिले, और जीने की
फ्रीडम हो, कि वो जैसा जिंदगी जीते आए हैं और आगे जाकर भी उनको जीने की एक फ्रीडम हो। एकदम तो एकदम एकदम सही मेरे कहा हिसाब आपने। से जैसा 2014 के इलेक्शन की हम बात करते हैं, तो 2014 इलेक्शन में लोगों को ये महसूस हुआ कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन लेकिन वर्तमान में लोगों को महंगाई से, बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी एक धार्मिक राजनीति हावी हो गई है, जिसे बीजेपी ने धर्म के नाम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है और सत्ता भोग रही है बीजेपी। तो ऐसे में कांग्रेस को क्या करना चाहिए, या अन्य पार्टियों को क्या करना चाहिए, बतौर राजनेता आप क्या मानते हैं? मैं तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं कि हम उस एक जो रिलीजियस पोलराइजेशन का जो जनरल नैरेटिव चल रहा है, या हिंदुत्व पैंडरिंग जो चल रही है, उसमें कांग्रेस अ, उसके साथ एंगेज नहीं कर रही। तो उस एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए मैं दूसरे पार्टीज को भी यही सुझाव दूंगी कि ऑल्दो के अ, अभी इस वक्त पॉपुलर लग रही है ये चीज, क्योंकि सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एजेंडा दिखा रहा है, राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, फलाना ढिकड़ा जो भी दिखा रहे हैं। अम, उस चीज जो पॉपुलिज्म है, डोंट गिव इन टू दैट पॉपुलिज्म। आप अपने आप की पार्टी को ही और अपने आइडियोलॉजी को ही अंडरमाइन कर रहे हैं। बी दैट सॉर्ट ऑफ फोर्स इन सोसाइटी जो एक चेंज के लिए खड़ा हो, जो एक सच्चाई के लिए खड़ा हो। कि पॉलिटिक्स में आप जितना भी धार्मिक एलिमेंट ले आइए, आखिरकार में पॉलिटिक्स कन्वर्ट्स इनटू पावर, एंड एनी गवर्नमेंट्स मैंडेट फंडामेंटली इज गवर्नेंस एंड लेजिस्लेशन। और उसमें धर्मनिरपेक्ष होना, समाजवादी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे सिर्फ संविधान का ही पार्ट नहीं है, वो हमारे एक पूरे भारत का जो इथॉस है उसका पार्ट है। तो जैसे, ये जो अभी पॉपुलिज्म। जी जी। जी 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 जी, बताइए बताइए, कंटिन्यू कीजिए आप। तो ये जो मैं एग्जांपल दे दूं कि जी जी, जरूर जरूर। आई डेंट वांट टू गिव नेम्स, बट जैसे 22 जनवरी से पहले केजरीवाल जी ने सूरजकांड के पाठ करवाने शुरू कर दिए थे। तो एक वो जो एक पॉपुलिस्ट ट्रेन जो चली है उसके ऊपर अपना भी हुक डाल देना और उस पर भी चढ़ जाना, ये लॉन्ग टर्म लोगों के लिए हानिकारक है। तो एक वो विजन बहुत जरूरी है पॉलिटिकल क्लास और पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, कि आप पॉपुलिज्म के डोंट गिव इन टू पॉपुलिज्म। जो सच्चे है, जो सत्य है, और जो होना चाहिए लोगों के लिए, उसके लिए खड़े रहिए। नॉट बिकॉज इट इज पॉपुलर। पॉपुलर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पॉपुलर होके फिर चली भी जाती हैं, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होने वाला है लोगों पर, लोगों के वेलबींग पर। फाइनली अगर और आज मैं आपको अगर ग्रास रूट्स का अगर किस्सा सुना दूं दीपक जी, आज में लोग परेशान हैं, मार्केट में मंदी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तंगी चल रही है, लोग अपने खर्चे चला नहीं पा रहे, क्योंकि ये विश्वगुरु का बहुत बड़ा गाना गाते रहते हैं कि हम तो फिफ्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी बन गए, ये बन गए, बनाना टिकड़ा हो गया। आप ये लोग, मतलब कि हमारी जीडीपी के इक्विवेलेंट हमारा डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और वो चीज डायरेक्टली दिख रही है इन टर्म्स ऑफ लोगों की सैलरीज ना बढ़ना, बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे फाइनली आगे जाके? ये तो ओपियम दे दिया है लोगों को कि भैया धर्म के नाम पर आप नशे में मग्न हो जाइए, बाकी सब तो वैसे ही गायब हो जाए। जैसे कि राम मंदिर कार्यक्रम में हिंदू धर्म के जो चार शंकराचार्य हैं, वो शामिल नहीं हुए हैं। क्या ऐसे में कांग्रेस कोई प्रयास करेगी उन्हें अपने साथ लाकर एक धर्म की जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने? मैं तो सोचती हूँ कि क्यों उनको लाते हैं सर। देखिए, धर्म के जो लीडर्स हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट है हमारी तरफ से, हम नमन करते हैं उनको। बट पॉलिटिक्स में
आई पर्सनली बिलीव कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स। ठीक है, आप थोड़ा सा यू कैन अपील टू पीपल थ्रू देयर रिलीजन, वो थोड़ा चलता है। बट शंकराचार्य लोगों को हम पार्टिजन एक कैरेक्टर दें या उनको इंक्लूड करें, ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। बिकॉज धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह है, मेरा ये मानना है। कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर कह सकते हैं राहुल गांधी, जो एक बार भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं और वर्तमान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं आने वाले भविष्य में? um, जैसा मैंने कहा कि जो ये दो लड़ाइयां चल रही है, तो इलेक्टोरल फाइट चल रही है और एक आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल फाइट चल रही है। राहुल गांधी जी, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि मैं उनसे मिली हूँ। आई गॉट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। तो हु ही इज एज अ पर्सन, शायद काफी लोग कांग्रेस में भी उनको नहीं समझ पाए काफी साल। बिकॉज उनका जो विजन चलता है वो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट 5 महीने या 5 साल चलता है, उनका विजन चलता है नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। वो आगे का बहुत सोचते हैं। तो वही भारत जोड़ो न्याय यात्रा वही आगे सोचने की है, दूरदर्शिता का ही पार्ट है उनका, कि हमारे लिए ज्यादा इलेक्टोरल विन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी आइडेंटिटी, हमारा सोल, हमारा इथोस जो है कंट्री का, जी। उसको बरकरार रखें। क्योंकि इस सारे जो फैशिज्म ले लीजिए या रिलीजियस पोलराइजेशन के अंडर ले लीजिए, जो जो भाजपा आरएसएस या उनके संघ परिवार के जो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, एक्टिवेशन इवेंट्स करते हैं ये पूरे देश भर में, लिंचिंग्स ले लीजिए, परसिक्यूशन ले लीजिए, सब्लिमिनल मैसेजिंग ले लीजिए, ये हमारे कंट्री का जो सोशल फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं अभी भी मानती हूँ कि हमारा सोल मरा नहीं है इंडिया का, बट उसके अगेंस्ट थ्रेट बहुत बड़ा है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या पहले उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी जो थी, ये एक प्रयास है लोगों के पास जाने का, उनसे जुड़ने का, उनसे जानने का, कि एक्चुअली वर्तमान में ग्रास रूट्स लेवल पर लोगों को क्या क्या सहना पड़ रहा है इस भाजपा के शासनकाल में। और जब वो स्टोरीज निकल के बाहर आती हैं और उभर के आती हैं, दूसरे लोग भी देखते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। तो एक मैं तो कहूंगी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, वो एक माया का जाल बिछाए रखी है पूरे कंट्री में, कि सब चंगा सी, जी। सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस टाइम पे एक दूसरे को जानना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, और ये पहचानना कि भाई जो मेरे ऊपर गुजर रही है मेरी जिंदगी में, वो किसी अरुणाचल प्रदेश में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर भी बीत रही है, या कोई कश्मीर में बैठा हुआ है तो उसके जीवन में भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और उस सारी प्रॉब्लम्स का एक कॉमन कॉज है कि ये रिजीम जो है वो एंटी पीपल है। they believe in capitalism, they believe in religious polarization, religious fundamentalism, और इनको लोगों का जो अल्टीमेट वेलफेयर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और इनके थोड़े करीबी जो दोस्त हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका फायदा होते रहे, इनकी पावर बनी रहे, इसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो द जैसे लार्जर विजन जो आप। जी जी जी। जी जी। जैसे इंडिया अलायंस बना, उसके बाद जो जी। उसके दल थे, घटक दल थे, वो अलग अलग होना जी। शुरू हो गए हैं। चाहे बिहार में देखिए, जी। या वेस्ट बंगाल में देखिए, पंजाब में देखिए। तो आपको क्या लगता है हम्म। कि चुनाव आते आते कहीं इंडिया गठबंधन बिखर तो नहीं जाएगा, या फिर कांग्रेस अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी है कि वो पूरे देश में बीजेपी को हरा सकती है, या कांग्रेस अपने आप को पूरे देश में इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है 2024 से पहले? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मैं हर चीज से वाकिफ हूँ कि क्या हमारे क्या क्या चल रहा है।
तो एक जो तैयारी के नाम पर जो आप बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी लगी हुई है, हमारी तैयारी अभी से नहीं, पिछले 3 6 7 महीने से शुरू हो चुकी है। ग्राउंड जी लेवल पर क्या क्या होगा, आउटरीच प्रोग्राम्स, फलाना ढिमका, जो भी है, अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो चल रहे हैं। जी। जहाँ पे इंडिया अलायंस की बात आती है, मैं कहूंगी कि एक बहुत अच्छा स्टेप था, बहुत ही रिक्वायर्ड स्टेप था कि ऑपोजिशन की पार्टियों को एक साथ लेके आना जो भाजपा को हरा सके। बट फाइनली क्या होता है ना कि देर इज अ वेरी फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फैशिस्ट आइडियोलॉजी एंड प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। तो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी की जो भी पार्टीज रहेंगी, देर इज ऑलवेज रूम फॉर डिसेंट, देर इज ऑलवेज रूम फॉर डिसएग्रीइंग। कहीं तो इसको आप ऐसा तो नहीं इट देखते, इज नॉट एज सीबीआई कंसोलिडेट। ईडी इसका डर तो नहीं बता देखते आप? हो सकता है, हो सकता है। तो घूम फिर करके जिस पॉइंट पर मैं पहुंचना चाह रही हूँ फाइनली, कि जी इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो एक एक्चुअली फंडामेंटली आइडियोलॉजी की लड़ाई, इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई को लड़ने के लिए आ, अंदरूनी ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड एक एथिकल बैकबोन जो होती है ना, कि आप चाहे आपके ऊपर कुछ भी गुजर जाए, आप एक स्टैंड के लिए खड़े हुए हैं, चाहे उसके लिए जान भी देनी पड़े, चाहे आप लुट जाएं, आपका सब कुछ खत्म हो जाए। तो ये बहुत कम लोगों में होता है। और हमारे पॉलिटिकल क्लास में भी आप देख लीजिए, सी करप्शन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, जी, उसको हम नकार ही नहीं सकते, एकदम ठीक एकदम। है। बट अगर आपने करप्शन किया है, उसके बाद आपके अगेंस्ट ईडी या सीबीआई यूज हो रही है, आ, उसके खिलाफ लड़ने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। आप अगर सोचेंगे कि आप अपना कंफर्ट लेकर, आपको अपनी अय्याशियां भी करनी है, आपको सारे कंफर्ट भी चाहिए, आपका कुछ जाना भी नहीं चाहिए और आप लड़ेंगे भी, ये सारा कुछ तो नहीं हो सकता ना। एकदम एकदम। अगर आप एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले रहे हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू लूज एवरीथिंग। वो सच्ची लड़ाई होती है। 2024 की लड़ाई को आप कैसे देखते हैं? कहाँ कांग्रेस पार्टी को रखते हैं? और इस लड़ाई में बीजेपी कहीं क्षेत्रीय दलों को खत्म तो नहीं कर देगी? प्रयास तो वही है ना, फाइनली। ऐसे मैं वापस उसी पॉइंट पर आ रही हूँ, ये बहुत बड़ी लड़ाई है दो बहुत ही डिफरेंट आइडियोलॉजीज, एक फांसीवादी है और एक प्रोग्रेसिव है। और फांसीवादी आइडियोलॉजी जो है भाजपा की, वो ना तो कभी हमारे सेक्युलर कैरेक्टर को रिस्पेक्ट करती है, ना ही हमारे रिपब्लिकन कैरेक्टर जो होता है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होता है कि इट्स नॉट जस्ट द सेंटर दैट मैटर्स। Of course, we are a federal country, but we have a unitary bias. But the states have their autonomy. Every state has its identity, its autonomy. They have their budget, they have their state governments. उस चीज को फांसीवादी आइडियोलॉजी रिस्पेक्ट कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उनको सब कुछ एक जगह से, सेंटर से कंट्रोल करना है। तो ये लार्जर जो आप बोल रहे हैं ना कि रीजनल फोर्सेस को खत्म करने का जो प्लान है, इट इज अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ दैट प्रोग्रेशन ऑफ देयर फैशिस्ट आइडियोलॉजी, के जो भी रीजनल पावर्स हैं, रीजनल आइडेंटिटी है, रीजनल खान पान रहन सहन, जो कुछ भी है, उसको खत्म करने का बहुत क्लियर कट इंडिकेशन क्या 2024 देश का अंतिम चुनाव है? है। आई थिंक इन अ वे यस, हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि तो फिर इसके लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? अगर बीजेपी 2024 अंतिम चुनाव करने के बाद तानाशाह शासन लेके आती है, तो फिर कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा? इसलिए तो मैं कह रही हूँ टू प्रोंग्ड अप्रोच है। एक तो इलेक्टोरल बैटल के लिए तैयारी, दूसरा है फिलोसॉफिकल। और वो जो सेकंड जो चल रहा है, आइडियोलॉजिकल फिलोसॉफिकल अवेकनिंग जो चल रही है इंडिया के, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाय चांस ये लोग अगर वापस आ गए और ये इलेक्शन फिर से होने नहीं देंगे,
तो उस चीज के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करना, इमोशनली तैयार करना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए। आपको अगर अपने आसपास अन्याय दिख रहा है, आपकी खुद की लाइफ में अन्याय होते दिख रहा है आपके साथ, तो आपको क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? देश हम सबका है ना, किसी एक या दो इंसान का तो है नहीं। हम एकदम। 140 करोड़ लोग हैं। क्या आपको लगता है कि 2019 की तरह 2024 से पहले की कोई पुलवामा या इस टाइप का कोई घटना सामने आएगी? आप अगर मुझसे पूछे ना तो दिस बीजेपी regime is absolutely capable of doing anything। ये कुछ भी करवा सकते हैं। अगर इनको लगता है कि ये सत्ता में थोड़ा सा भी अगर इनको पता लग गया कि शायद हम वापस ना आए, तो ये हम्म। किसी को भी मरवा सकते हैं, कितने लोगों को भी मरवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं पावर को मेंटेन करने के लिए। राम मंदिर तो राम मंदिर का कितना असर होगा 2024 चुनाव में? टू टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, बट मैं बहुत खुश होके बता रही हूँ आपको। ये 22 जनवरी से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि अभी राम मंदिर वाला चीज हो जाएगा, ये तो इलेक्शन तक पागलपन चलेगा। हम्म। बट जो मैंने देखा 22 जनवरी के बाद ही, फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ, मेरे आसपास के ऑब्जर्वेशंस बता रही हूँ। अम, जितना वो चाहते थे पोलराइजेशन हो जाए, एक्टिवेशन हो जाए लोगों का, उतना नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो रॉकेट छोड़ा था इन्होंने, उसकी स्टीम इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते तो निकल ही जाए। तभी आपको लग रहा है कि मैं फुल बिहार में तभी आपको लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है और राज्य में भी एग्जैक्ट एनडीए पार्टियों की जरूरत पड़ रही है, आपका आपका ये मानना है? एग्जैक्ट। अगर अगर इतना ही उतना फुर्ज करके इनका रॉकेट उड़ रहा होता ना, तो फिर ये सब साइड में चीजें की जरूरत नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार पूर्वक से हमारे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आशा करती हूँ मैं कि जो जो आपका सेगमेंट देखेंगे, कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं छोटा जरूर सा जरूर मैसेज जरूर 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 जरूर। देना चाहूंगी। कि इस वक्त जो जिस जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये हमारे इतिहास में अ, मेरे हिसाब से और मेरे जैसे काफी लोगों के हिसाब से ये हमारा सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल है। पहले हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। आज हम अपने खुद के लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, इसलिए और ज्यादा कठिन है ये फाइट। बट ये समय है अपने देश को बचाने का। तो अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, या आपके साथ आसपास रहने वाले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उस चीज के लिए प्लीज खड़े होइए, अपनी आवाज को बुलंद करिए और बोलना शुरू करिए। स्पेशली अगर आप हिंदू हैं, आप बोलना शुरू करिए कि ये सही नहीं है और ये हिंदुइज्म के नाम पे नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।